हेलो स्टूडेंट्स, दिस साइड हिमांशु गुप्ता। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल HG100। होपफुली आप लोग सब बढ़िया से होंगे, अपना और अपने परिवार वाले का अच्छे से ध्यान रख रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग सबसे पहले तो HG100 अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मैक्सिमम अपने फ्रेंड सर्कल को भी बताइए अबाउट दिस चैनल। वो भी सब्सक्राइब करें और सबसे पहले आप लोग बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए। मेरी कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस की वीडियोस आती हैं, वो सबसे पहले आप लोगों को नोटिफाई हो जाएगी। ठीक है, आज का ये इंपॉर्टेंट सेशन आप लोगों का मोटिवेशनल स्पीच के ऊपर है। काफी बच्चा पढ़ाई के दौरान डिमोटिवेट हो रहा है, डरने लग रहा है, फ्यूचर में क्या होगा उसको यही नहीं पता, आज के प्रेजेंट की मेहनत उसकी रंग लाएगी या नहीं लाएगी, परिवार में डिस्टरबेंसेस हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, काफी डाउट्स आप लोगों के मैंने देखे। आज इन सारी बातों के ऊपर हम लोग काम करें। आज मैं ये मोटिवेशन लेक्चर, ये मोटिवेशन सेशन आप लोगों के लिए इसलिए लाया हूं कि आप लोग अपने आप को पॉजिटिव रख पाए, आप लोग नेगेटिव चीज को दूर रख पाए, आप लोगों को कैसे पढ़ाई करनी है, कैसे टाइम टेबल मैनेज करना है, कैसे स्ट्रेटेजी बनानी है, कैसे आप अपनी स्पीड बढ़ा सकते हैं। आज इन सारी बातों के ऊपर ये मोटिवेशन स्पीच आप लोगों को दी जाएगी। साथ में मैं आप लोगों के साथ अपनी भी लाइफ शेयर करूंगा कि मेरी लाइफ किस तरीके से ट्रैवल वाली रही, मैंने किस तरीके से मेहनत करी, कैसे गवर्नमेंट जॉब ली और किस तरीके से मैंने अपने अपने सपनों को साकार करा। तो आज इन सारी बातों के ऊपर हम लोग बात करने वाले। तो ये वीडियो आप लोग अच्छे से देखिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तब इसको लाइक करिएगा और सभी बच्चों के साथ शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि अगर आप लोग खुद को मोटिवेट कर पाए हो इस वीडियो के एंड में, तो हर एक बच्चे को आप मोटिवेट कर सकते हो। कैसे? इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए, बिना समय व्यर्थ करे हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास का जो मोटिवेशन लाइंस है, पहले हम उन्हीं से स्टार्ट करते हैं। शिक्षा भविष्य का पासपोर्ट है। आपको फ्यूचर में अगर ट्रैवल करना है, अच्छे फ्यूचर में, तो उसके लिए पासपोर्ट चाहिए। वो पासपोर्ट है आपका एजुकेशन। कल के लिए आज जो आप तैयारी कर रहे हैं, वही आप लोगों को एजुकेशन ट्रैवल करवाएगा। आज जो आप मेहनत कर रहे हैं, आज की मेहनत आपको आने वाले कल के लिए जो बढ़िया ट्रैवल करा सकती है, उसका एक ही वे है, उसका एक ही रास्ता है, शिक्षा, एजुकेशन। पढ़ते रहिए, पढ़ाई के दौरान मेहनत करिए, शिद्दत वाली मेहनत। ये नहीं किताबें खुली हैं, हम लोग लगे हैं चैटिंग में, फेसबुक पे। आज मैं बात करूंगा इनके ऊपर। शिद्दत वाली मेहनत और आप लोगों का सिलेक्शन कंफर्म। तो चलिए बच्चे, स्टार्ट करते हैं आप लोगों की प्रॉब्लम से। जो जो प्रॉब्लम मुझे आप लोगों ने बताई, हर एक के ऊपर समाधान लेकर आए। चलिए, हाउ टू स्कोर मैक्सिमम। सबसे पहला कंफ्यूजन, सबसे पहला डाउट आप लोगों के दिमाग में यही रहे, सर मैक्सिमम स्कोर कैसे करें। मैक्सिमम स्कोर करने के कुछ की फैक्टर्स हैं, वो मैं आप लोगों को बता दें। बहुत ध्यान से सुनते और समझते चले। पहला की फैक्टर, आपका सिलेबस कंप्लीट होना। आपका सिलेबस कंप्लीट, ये नहीं आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ सर, हम मैक्सिमम स्कोर नहीं कर पा रहे। ये तो वही वाली बात हो गई, आपने गाड़ी में डाला 1 लीटर पेट्रोल और आपको दिल्ली से जयपुर ट्रैवल करना है, सर हम तो जयपुर पहुंच ही नहीं पाए, रास्ते में ही गाड़ी बंद हो गई। ये तो वही वाली बात होगी ना। तो पहले सिलेबस कंप्लीट करिए अगर आपको मैक्सिमम स्कोर करना। सिलेबस अगर आपका कंप्लीट हो जाता है, जैसे ही कंप्लीट हो जाता है, वैसे ही आप लोग मॉक लगाना स्टार्ट। मॉक कैसे लगाना है? मॉक को लगाने की भी प्यारे बच्चों तरीके। ऑल्टरनेट डेज पे मॉक लगाइए। ऑल्टरनेट डेज, जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, एक्चुअल मॉक तभी लगता है। 50-60% सिलेबस कंप्लीट होने के बाद भी हम लोग मॉक लगाना स्टार्ट कर देते हैं, पर वो मॉक मॉक नहीं है।
मॉक में 80 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन आए पर हम पहुंच ही 50 पे जा रहे हैं। ये नहीं कि हमारी कमी है, सिलेबस कंप्लीट नहीं है दोस्तों। तो एक्चुअल मॉक लगाना कब होता है? जब हमारा सिलेबस कंप्लीट। जैसे ही सिलेबस कंप्लीट होता है आप लोग मॉक लगाते हैं, ऑल्टरनेट डेज पे मॉक लगाइए। कैसे मॉक लगाएंगे? मान लीजिए आप लोगों ने प्रीलिम्स का मॉक लगाया 100 क्वेश्चंस का, रीजनिंग क्वांट इंग्लिश तीनों है इसमें, आपको समय मिला 1 आवर का, आप पूरे 1 आवर का मॉक लगाइए। उसके बाद इस मॉक को एनालिसिस करिए। सबसे इंपॉर्टेंट फेस मॉक का एनालिसिस। जो बच्चा एनालिसिस नहीं कर रहा वो मैक्सिमम स्कोर नहीं कंफर्म। एनालिसिस करने में आप लोगों को लगभग 1.5 दिन का या 1.25 दिन का समय लग सकता है, इसलिए मैंने मॉक को रखा है ऑल्टरनेटिव। जैसे आज सुबह मैंने 8 से 9 मॉक लगाया, तो आज का पूरा दिन एनालिसिस करूंगा, कल का पूरा दिन एनालिसिस करूंगा, फिर परसों मॉक दूंगा। एनालिसिस करने के फैक्टर्स क्या होते हैं? एनालिसिस करना कैसे है? सबसे पहले उन क्वेश्चंस को पकड़िए जो क्वेश्चंस आप लोगों से गलत हो गए। क्यों गलत हुए, क्या कमी रह गई, उनको एनालिसिस करिए। सेकंड नंबर पर उन क्वेश्चंस को पकड़िए जिन क्वेश्चंस को आप लोग अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए, उन क्वेश्चंस को पकड़िए। क्या रीजन रहा? आपने क्वेश्चन पढ़ा, डर गए, उसको देखकर स्किप कर दिया, अटेम्प्ट नहीं हुआ। पढ़ा, आपने ट्राई करा, आधा सॉल्व करा, नहीं हुआ, फिर आपको स्किप कर। कुछ क्वेश्चन होते आपने बिना देखे स्किप कर दिए, तो उन क्वेश्चंस को देखिए जिन क्वेश्चंस को आपने अटेम्प्ट नहीं करा, उनको एनालिसिस। तीसरे नंबर पर आपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे, आपने क्वेश्चन को सही भी करा, पर वो टाइम ज्यादा लेगा। एक क्वेश्चन आपका 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन जितना समय ले गया, उनको एनालिसिस करिए। उनमें टाइम क्यों लगा? कि आपके पास कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है, कुछ बेसिक नहीं पता, क्यों टाइम लग गया, उसको एनालिसिस करिए। ये मेन की फैक्टर्स होते हैं आप लोगों के मॉक को एनालिसिस कर। कैसे एनालिसिस हो गया? मान लीजिए जो क्वेश्चन आपने गलत कर दिए तो कहीं ना कहीं कमी थी। मान लीजिए आपने क्वेश्चन जो गलत कर दिया प्रॉफिट एंड लॉस का, आपने उसको गलत तरीके से सॉल्व कर, इसका मतलब आपको बेस्ट तरीका नहीं पता, आप उस बेस्ट अप्रोच को उसी वक्त देखिए। जो क्वेश्चन आपने गलत कर दिया है वो क्वेश्चन क्यों गलत हुआ, उसको अप्रोच को उसी वक्त देखिए। अपना रिकॉर्डिंग क्लासेस, आपको रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है। भाई मैं अन अकेडमी पर पढ़ा रहा हूँ, आप लोग मुझे जानते हैं, मैं अन अकेडमी पर लाइव क्लासेस लेता हूँ, फ्री क्लासेस लेता हूँ, पेड क्लासेस लेता हूँ। और जो पेड लाइव क्लासेस लेता हूँ उनकी रिकॉर्डिंग्स भी आप लोगों को अवेलेबल होती है, वहां पे सारे मेरे लेक्चर्स पड़े हैं। मैं रीजनिंग क्वांट दोनों पढ़ाता हूँ, तो प्रॉफिट एंड लॉस का भी लेक्चर पढ़ा होगा, उसको देखिए कि सर का तरीका क्या था और आपने क्या गलत अप्रोच लगा दी जो आपका क्वेश्चन गलत हो गया। आप क्वेश्चन को देखकर क्यों डर गए, आपने उस क्वेश्चन को क्यों नहीं ट्राई करा? या तो वो टॉपिक आपका कमजोर है, उस टॉपिक को देखिए पूरा अच्छे से। आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करा, उसमें टाइम लग गया, मतलब आपके पास शॉर्ट ट्रिक नहीं है, आपके पास फॉर्मूलेज नहीं है, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पता था, उसको देखिए, रिकॉर्डिंग में चेक। दिस इज द बेस्ट अप्रोच एनालिसिस का। ठीक है, तो आप लोग देखना, आप लोगों का स्कोर मैक्सिमम होगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, हाउ टू सेव टाइम। सर जी समय कैसे बचाएं? समय कैसे बचाएं? स्कोर तो हम मैक्सिमम कर लेंगे, तो उसके लिए समय भी तो बचाना है ना सर। उसके लिए दो ही तरीके हैं बच्चे, एक तो आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक्स पता होनी। पढ़ हर कोई लेता है, पढ़ा भी हर कोई देता है, और मेन होती है शॉर्ट ट्रिक। अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, गवर्नमेंट एग्जाम्स में सरवाइव करना है, तो बिना शॉर्ट ट्रिक्स के कुछ नहीं है दोस्त। यही तो समय बचाती है, फॉर्मूलेज, शॉर्ट ट्रिक्स, यही समय बचाती है। और जब आपको शॉर्ट ट्रिक्स और फॉर्मूलेस पता लग जाए, तो उन्हीं ट्रिक से और उन्हीं फॉर्मूले से आप प्रैक्टिस करिए। ये सबसे बेस्ट अप्रोच रहता है आप लोगों का समय को बचाने।
अगर किसी क्वेश्चन का, किसी टॉपिक का आपके पास शॉर्ट ट्रिक नहीं है, अपने एजुकेटर से ट्रिक मांगिए, फॉर्मूलेज मांगिए, और फिर आप लोग उनकी कंटिन्यू प्रैक्टिस करना स्टार्ट करें। समय बचेगा, 110% बचेगा। आगे चलते हैं। हाउ टू प्रिपेयर, हमें पढ़ाई कैसे करनी चाहिए, प्रिपेयर करने का तरीका क्या होता है। सबसे बेस्ट तरीका, आप अपने एजुकेटर की लाइव क्लास देखिए। ये मैं लाइव क्लास के ऊपर इतना जोर क्यों डाल रहा हूँ, मैं लाइव पढ़ा रहा हूँ इसलिए नहीं, क्योंकि आज के टाइम में ऑनलाइन क्लासेस से आप लोगों का समय भी बच रहा है। पैसा तो बच ही रहा है, आपका समय भी बच रहा है। कैसे? अगर आप कहीं पर भी ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करते हैं तो आप ट्रैवल करते हैं, जाते हैं ऑफलाइन क्लास, ट्रैवल करके आते भी हैं, कॉस्ट भी लग रही है, टाइम भी लग रहा है। और फिर जो क्लास आपने एक बार ऑफलाइन क्लास में ले ली, क्या वो इन फ्यूचर वो क्लास आपकी दोबारा देख पाओगे आपने? रिकॉर्डिंग्स में, लाइव क्लासेस में सब पॉसिबल है। आपने मेरी कोई लाइव क्लास देखी है तो वो क्लास आप लोगों का जब तक ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन है, आप लोगों के लिए वो लाइव क्लास अवेलेबल है, आप रिकॉर्डिंग में देख सकते हैं। रिकॉर्डिंग क्यों देखनी चाहिए सर? क्योंकि लाइव क्लासेस में जब आप पढ़ रहे हैं तो हो सकता है एक आधा कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो। जब हम ऑफलाइन भी पढ़ते थे तो कई बार होता था एक आधा क्वेश्चन नहीं समझ आता था। अब उस दौरान सर फ्लो में पढ़ा रहे हैं तो उनको डिस्टर्ब करना भी सही नहीं लगा, पर रिकॉर्डिंग के दौरान वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। तो कैसे पढ़ना चाहिए हमें? लाइव क्लास देख ली, उसके बाद रिकॉर्डिंग मस्ट है। रिकॉर्डिंग में आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं, स्ट्रांग हो जाते हैं, आपको बेसिक पर पूरा पता लग जाता है। जो भी एजुकेटर आप लोगों को होमवर्क्स देते हैं, आप लोग उन होमवर्क के क्वेश्चंस को रिकॉर्डिंग के दौरान कर पाते हैं, आप लोग नोट्स बना पाते हैं। भाई कोई भी शॉर्ट ट्रिक आपको बताई गई, आप लोगों को कोई फॉर्मूलेस बताए गए, उनके नोट्स भी बना, क्वेश्चंस के नोट्स नहीं बनाने, शॉर्ट ट्रिक्स एंड फॉर्मूलेस के नोट। क्वेश्चंस तो आप डाउनलोड कर सकते हैं, लाइव क्लास में ये भी फैसिलिटीज है। तो लाइव क्लास प्लस रिकॉर्डिंग्स, ठीक है, प्लस जो स्टडी मटेरियल आप लोगों के एजुकेटर आप लोगों के साथ शेयर कर, मैं तो करता हूँ। मैं रीजनिंग और क्वांट दोनों पढ़ा रहा हूँ अन अकेडमी पर, और मेरे बच्चे जानते भी हैं, आप लोग भी हैं। हिमांशु सर रीजनिंग क्वांट का डेली बेसिस पे स्टडी मटेरियल शेयर, उनसे प्रैक्टिस करिए। ये 3 गुरु मंत्र हैं आप लोगों के पास प्रिपेयर करने, ठीक है। और इन्हीं तीनों चीजों को यूज करते हुए अपना कोर्स कंप्लीट करिए, ठीक है, और आगे बढ़ते रहिए। यही 3 तरीके, ठीक है, कैसे आप लोगों को प्रिपेयर। आगे चलते हैं। स्ट्रेटेजी क्या, क्या स्ट्रेटेजी हम लोग पिक कर सकते हैं? सबसे बेहतरीन स्ट्रेटेजी क्या होती है बच्चे पढ़ाई करने की? आप लोग सबसे पहले तो अपने सिलेबस से गो थ्रू हो जाइए। काफी बच्चों को सिलेबस ही नहीं पता क्या चल रहा है, यही नहीं पता आप, ऐसा होता है। पढ़ाई स्टार्ट कर दी है, आज हमने सब्सक्रिप्शन लिया, कल से बैच स्टार्ट, पढ़ाई स्टार्ट। सबसे पहले आप लोग अपने सिलेबस से गो थ्रू, कितने सब्जेक्ट्स आते हैं, उन सब्जेक्ट्स में कितने टॉपिक्स हैं, एग्जाम्स के कितने फेस होते हैं, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू है नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन है, सब चेक करिए। उसके बाद आपने उन सारे सब्जेक्ट्स को एक साथ नहीं उठाना, जो 99% जनता गलती। सर हमने सिलेबस देख लिया है, अब हमने सिलेबस में से क्या करा, हम लोगों ने सारे सब्जेक्ट को एक साथ उठा लिया। ये हरकत आपने नहीं, आपको स्टार्टिंग में सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स उठाने, रीजनिंग, क्वांट और इंग्लिश। यही 3 सब्जेक्ट्स क्यों? क्योंकि यही तीनों सब्जेक्ट्स आपके प्रीलिम्स में भी आते हैं। मैं बैंकिंग के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, क्योंकि मैं बैंक एग्जाम्स कैटेगरी में पढ़ाता हूं, और बैंक एग्जाम्स कैटेगरी में प्रीलिम्स और मेंस में यही 3 सब्जेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, रीजनिंग, क्वांट एंड इंग्लिश। प्रीलिम्स में भी आते हैं और मेंस में। एक साथ सारे सब्जेक्ट्स मत उठाइए,
आप क्या कर रहे हैं, रीजनिंग, क्वांट, इंग्लिश, करंट अफेयर, बैंकिंग अवेयरनेस, कंप्यूटर सब उठा लिया, सबको एक एक घंटा डिवाइड कर दिया। कुछ नहीं मिलेगा बच्चे ऐसे। एक एक घंटा आपने सारे सब्जेक्ट को दे दिया और आपको कुछ नहीं मिलेगा, डिस्टर्ब रहोगे। स्टार्टिंग में अपनी औकात के हिसाब से सब्जेक्ट उठाए। अभी तक हम जीरो थे, अब हमें जीरो से हीरो बनना है, तो अपने अकॉर्डिंग उठाए। सिर्फ पहले 3 सब्जेक्ट पिक करिए और इन 3 सब्जेक्ट्स को पिक करिए और डेली बेसिस पे आप 9 से 10 घंटे पढ़ाई स्टार्ट करें। डेली बेसिस इन्हीं 3 सब्जेक्ट्स, मतलब हर सब्जेक्ट्स को आप लोग 3 घंटे दे सकते हैं। कब तक? स्टार्टिंग के 2 महीने आप लोग ये करिए। स्टार्टिंग के 2 महीने 3 घंटे आप रीजनिंग को दीजिए, 3 घंटे क्वांट को, 3 घंटे इंग्लिश को। जब आपको धीरे धीरे फील होगा ना, 2 महीने जब आप पढ़ाई करेंगे कि अब हमें लत लग गई है रीजनिंग, क्वांट, इंग्लिश की, मेहनत की, तब हम धीरे धीरे सब्जेक्ट अपने बढ़ा सकते हैं 2 महीने के बाद। तब आप कैसे? अभी 2 महीने तक आप 9 घंटे पढ़ रहे हैं, आप 1 घंटा एड ऑन कर सकते हैं करंट अफेयर। ऑल्टरनेट डेज पे स्टार्ट कर दो, 1 घंटा करंट अफेयर, अगले दिन 1 घंटा बैंकिंग अवेयरनेस, 1 घंटा करंट अफेयर, बैंकिंग अवेयर। फिर 2 महीने के लिए आप इसी को चलने दी। तो पहले 2 महीने हमने 9 घंटे पढ़ाई करी, अगले 2 महीने हमने 10 घंटे पढ़ाई करी, सब्जेक्ट हो गए 4। फिर अगले 2 महीने के लिए, पांचवें छठे महीने के लिए 1 घंटा आप लोग अपने कंप्यूटर्स को दे सकते हैं। इतना जरूरी भी नहीं है, आप आधा घंटा भी देंगे तो काम चल जाएगा। डेली बेसिस पे आधा घंटा भी कंप्यूटर को देंगे तो काम चल जाएगा नेक्स्ट 2 मंथ्स के लिए। ठीक है ना, नेक्स्ट 2 मंथ्स। फिर आप लोगों का एग्जाम नजदीक आने वाला हो, क्योंकि अब आप जब ये 6 महीने पढ़ लेंगे तो आप खुद देखेंगे कि आपका 70 to 80% कोर्स कंप्लीट हो गया, अगर आप डेली बेसिस पे क्लासेस लगाते आए। फिर अगले 2 महीने के लिए आप लोग देखेंगे कि आपका रूटीन बिल्कुल सही हो गया है, आप डेली 10 साढ़े 10 घंटे पढ़ रहे हैं। अगर आप और समय बढ़ाना चाहते हैं तो इसमें बढ़ा सकते हैं, अगर बढ़ाना चाहते हैं तो। नहीं तो 10 साढ़े 10 घंटे ही ना। तो आपको आदत लग गई है और धीरे धीरे 8-10 महीने में आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो गया। और कोर्स कंप्लीट के बाद क्या करना है मैंने आपको बताया। दिस इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी टू फॉलो योर सब्जेक्ट्स एंड टू ग्रैब योर अपॉर्चुनिटी। ठीक है, सबसे बेस्ट तरीका। तो एकदम से ये नहीं कि कल डिसीजन लिया, आज सब्सक्रिप्शन लिया, कल से बैच स्टार्ट, हमें पता ही नहीं क्या हो रहा है। इसको तो देख लो मेरे दोस्तों, सारे सब्जेक्ट उठा लेते हो। सर हमारे जो बैच चल रहा है ना उसमें सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं। अरे पढ़ाने दो ना भाई, लाइव क्लास का फायदा क्या, रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है। आप स्टार्टिंग में 3 सब्जेक्ट पढ़िए पहले, एक साथ सबको लेकर मत चलिए, समय ही नहीं दे पाओगे आप। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आप लोगों का। हाउ टू क्रैक एग्जाम। सर जी एग्जाम कैसे क्रैक कर दें, इसके फीचर्स देखिए। एग्जाम क्रैक करने के लिए आपके अंदर सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस होना। यस, आई कैन, मैं कर सकता। सेकंड, आप लोगों के पास पेशेंस होना चाहिए। आज घर वालों ने सपना देखा मेरा बेटा गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करेगा, और अगले महीने आपने सपना देख लिया कि मैं तो एग्जाम क्रैक करने लायक हो गया। पेशेंस, जो समय लगता है वो लगेगा। घर वालों को और अपने आप को झूठे सपने मत दिखाइए। एग्जाम क्रैक करना है तो कॉन्फिडेंस रखिए अपने ऊपर कि यस यू कैन। पेशेंस रखिए अपने ऊपर। तीसरा एलिमेंट, बी पॉजिटिव। पॉजिटिव रहिए, अपनी सोच
और अपने आसपास के वातावरण को, इन्वायरमेंट को पॉजिटिव रखें। ये कैसे रखते हैं वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा, ये भी क्वेश्चन डाल रखा है, हाउ टू बी पॉजिटिव। कोर्स कंप्लीट करने पर ध्यान रखिए, ठीक है, क्योंकि काफी बच्चों का क्या सीन रहता है, कोर्स कंप्लीट हुआ नहीं, सपने देखने डबल हो गए। कोर्स तो कंप्लीट करो यार, गाड़ी की टंकी तो फुल करा लो, तभी तो कहीं घूमने का प्लान बनाओगे या घूमने के लिए निकलोगे। कोर्स कंप्लीट कर लो, ठीक है। जो भी शॉर्ट ट्रिक्स, जो भी फॉर्मूलेज आप लोगों को दिए जा रहे हैं आप लोगों के रिस्पेक्टिव टीचर्स के द्वारा, उनको नोट्स बनाइए, क्योंकि आप लोग कोई रोबोट नहीं है कि आज जो आपने पढ़ा था वो 6 महीने बाद भी आपको याद रहेगा। आप समझ रहे हैं, पर नोट्स आपको 6 महीने बाद हर चीज की याद दिला। तो ये एलिमेंट्स होते हैं एग्जाम्स क्रैक कर। नेक्स्ट, मैंने कहा था ना ये चीज है, हाउ टू बी पॉजिटिव। सर पॉजिटिव कैसे रखें, पॉजिटिव कैसे रहें, पॉजिटिव रहना सिखाइए सर। काफी बच्चों के अब कान खड़े हो गए होंगे और एकदम कॉन्सेंट्रेट हो गए होंगे इस सेशन को देखने की। 99.9% जनता को नहीं पता कैसे पॉजिटिव रहना। फर्स्ट एलिमेंट है पॉजिटिव रहने का, लाइक योर एजुकेशन, जो आप पढ़ रहे हैं, लाइक योर गोल, लाइक योर स्टडी पैटर्न, वे, एजुकेटर्स। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, ऐसा क्यों कह रहा हूं कि हमें अपने पढ़ाई को पसंद करना पड़ेगा, अपने गोल को पसंद करना पड़ेगा, अपने स्टडी करने के तरीके को पसंद करना पड़ेगा पॉजिटिव रहने के लिए। ऐसा क्यों कह रहा हूं, आप लोगों के साथ अगर मैं घूमने का प्रोग्राम बनाऊं या मैं अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने का प्रोग्राम बनाऊं, आउटिंग पे जाऊं, मेरे चेहरे पे हमेशा स्माइल रहती, मैं उनके साथ खुश रहता हूँ, इंजॉय करता हूँ घूमना, खाता पीता हूँ, अच्छे से इंजॉय करता हूं, मतलब पॉजिटिव हूँ। उस टाइम मेरे दिमाग में कोई टेंशन नहीं, उस टाइम मेरे दिमाग में कोई नेगेटिविटी नहीं। रीजन, मैं पसंद करता हूं अपने दोस्तों को, मैं पसंद करता हूं बाहर घूमना, मैं पसंद करता हूं पार्टीज करना, तो पॉजिटिव रहा ना। 3 घंटे की मूवी, हमें पता नहीं लगता कब मूवी स्टार्ट हुई और कितनी जल्दी खत्म होगी, मजा आ गया। मैं पसंद करता हूं मूवी देखना, अपने दोस्तों के साथ मूवी देखना, तो वहां पे पॉजिटिव हूँ, वहां पे कोई टेंशन नाम की कोई चीज ही नहीं। और यही 3 घंटे आपको कीर्तन में बिठा दे, दुनिया भर के ख्याल आ रहे हैं आपके दिमाग, कीर्तन अलग ही चल रहा है, आपका दिमाग का कीर्तन अलग चल रहा है। कुछ तो सोने लग जाते हैं, सोते हैं घबरा जाते हैं, अरे यार ये क्या हो। तो आप लोग पॉजिटिव कैसे रहते हैं, जिस चीज को आप पसंद करते हैं। तो जब आपने ड्रीम जॉब अपनी सिलेक्ट कर ली है, अपने गोल को सेट कर लिया है, पढ़ाई करने के तरीके को सेट कर लिया है, अपना एजुकेशन चुन लिया है, वो पसंद करिए पॉजिटिव रहने की, ठीक है। हमेशा पढ़ाई को अर्ली मॉर्निंग या लेट नाइट, इन दो में से एक चीज सिलेक्ट करिए। इसका पॉजिटिव रहने से क्या कनेक्शन है मैं आपको बता, इसका पॉजिटिव रहने से क्या कनेक्शन है अर्ली मॉर्निंग और लेट नाइट का। या तो आप सुबह जल्दी उठ के पढ़ाई करिए, या आप रात को लेट तक पढ़ाई करिए, आप पॉजिटिव रहेंगे। मैं बताता हूं कैसे। पूरे दिन में 24 घंटे होते हैं, और इन 24 घंटे में सबसे ज्यादा समय आप जो पढ़ाई को दे पाएंगे ना, इन दो पहलू,
दोनों में नहीं, इन दोनों में से किसी एक पहलू। जैसे मैं लेट नाइट प्रेफर करता था पढ़ाई करना, लेट नाइट। और अगर मुझे डेली का 11 घंटे पढ़ना है, 11 घंटे स्टडी करनी है, मैं 5 से 6 घंटे तो इसी में निकाल लेता, लेट नाइट पढ़ाई, पॉजिटिव वाली। आज का जो टारगेट था 11 घंटे का, मैंने आधा या आधे से ज्यादा टारगेट निपटा, पॉजिटिव। हम डरते कब है? जब हमारा टारगेट पूरा होता हुआ दिखाई नहीं देता। समझते हैं ना? पॉजिटिव रहने के लिए आपको इन दो में से एक पहलू अपना सिलेक्ट करना। आप अर्ली मॉर्निंग कंफर्टेबल हैं या लेट नाइट, ये आपको देखना पड़ेगा, अपने आप से पूछना पड़ेगा। इन दो में से एक टाइम को सिलेक्ट करो और आपका टारगेट आधा या आधे से ज्यादा आप इन दोनों में से किसी एक पहलू में कवर करो। बाकी बचा हुआ 5 घंटे पूरा दिन है, पूरे दिन में आधे दिन सो जाओ, आधे दिन में निपटा लेना। ठीक है? हम लेट नाइट या अर्ली मॉर्निंग में इतना कैसे पढ़ लेते हैं? 11 में से 5-6 घंटे हम लोग निकाल लेते हैं। उस टाइम डिस्टरबेंस नहीं हो, आपका आसपास का इन्वायरमेंट साइलेंट मोड पे चला जाता है। और जहां डिस्टरबेंस नहीं होती और साइलेंस होता है, वहां पे हम चीजों को जल्दी से और ज्यादा कवर कर लेते। ठीक है? और भी चीजें होती हैं, जैसे डेली जो आपका टारगेट है, इसको अचीव रखिए। हम डरते कब हैं? जब हमारा टारगेट अचीव होता दिख नहीं रहा। मुझे दिल्ली से जयपुर जाना है, 2 दिन में पहुंचना है। जैसे अभी कावड़ियों का सीजन था, हरिद्वार से सब अपने अपने जगह पे अपने अपने घर में जल भर के ला रहे थे। कावड़िया जब जाता है हरिद्वार, नहाता है, पानी भरता है, पॉजिटिव रहता है, कोई टेंशन नहीं। जब चलता है ना, जब चलता है मतलब जब मेहनत करता है, तो उसके दिमाग में दुनिया भर के ख्याल आते। उसका उस टाइम पे टारगेट क्या होता है? मुझे इस टाइम पे घर पे पहुंच, जल चढ़ाना। एक एग्जांपल ले रहा हूं जो करंट में चल रहा है। तो आप भी अभी अपनी लाइफ में ट्रेवल कर रहे हैं। जब हम सोचते हैं गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन, हमारे दिमाग में टेंशन नहीं। जब हम अपना गोल सेट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सब्सक्रिप्शन लेते वक्त कोई दिक्कत नहीं। सिलेबस देखते वक्त कोई दिक्कत नहीं। जब पढ़ना स्टार्ट करते हैं, दुनिया भर के ख्याल आते। वो ख्याल ना आए ना, उसके लिए अपने टारगेट को डेली बेसिस पे अचीव करें। वो ख्याल अगर नहीं है, वो डरावने सपने नहीं आए, तो अपने टारगेट को अचीव। इन 11 घंटे जो भी आपका टारगेट है, 9 घंटे, 10 घंटे, 11 घंटे, आप किसी भी एक टारगेट को पकड़ के एग्जाम निकाल सकते। 11 घंटे डेली पढ़ते हैं तो आपका टारगेट 10 महीने, 11 महीने में पूरा होता है। 9 घंटे लेकर चलते हैं, साल, सवा साल लग जाएगा ज्यादा से, पर 9 से नीचे नहीं। क्योंकि वो जो लत है ना पढ़ाई करने की, वो आपको इन्हीं 9 घंटे में, 10 घंटे में, 11 घंटे, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं बचा कुछ एक्स्ट्रा सोचने का भी। आप करके देखो, आपके पास 3 ही काम होंगे: पढ़ाई, सोना, या थोड़ी देर अपना समय अपने परिवार वालों को। That's it। सोचने का समय ही नहीं है। जब सोचोगे कम तो अपने आप पॉजिटिव रहोगे। ठीक है? तो यही सबसे बढ़िया चीजें रहती है। तीसरा की फैक्टर होता है इसका पॉजिटिव रहने का: टॉक टू योर पेरेंट्स रेगुलरली, डेली। अपने पेरेंट्स से डेली बात करें। सर क्या बात करें पेरेंट्स? डेली बात करने का इन द सेंस ये नहीं, हाँ भी और क्या हालचाल। पढ़ाई करी आप लोगों ने, आपको मूड रिफ्रेश करना है। आप वो मूड रिफ्रेश अपने माता पिता के साथ बैठकर कर सकते हैं। बैठोगे तो ऑब्वियस सी बात है, कुछ टॉक होगी। जनरली पेरेंट्स की आदत होती है कि पढ़ाई की ही टॉक करते हैं, कोई इश्यू नहीं है, बात करिए। इसलिए नहीं क्योंकि सर ने कहा, इसलिए क्योंकि वो भी पॉजिटिव रहेंगे और आप भी। वो आपसे इनडायरेक्टली ये पूछना चाहेंगे कि क्या चल रहा है, और आप इनडायरेक्टली ये बताना चाहेंगे कि सब कुछ ठीक चल रहा है, मेरे पे विश्वास रखना, मेरी मेहनत पे विश्वास।
आप अपने सिबलिंग से बात कर सकते हैं, भाई बहन से। वैसे ही किसी भी बात के ऊपर, विषय के ऊपर कोई भी चर्चा उठा सकते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल में बात कर सकते हैं। फोन पे नहीं। आपको बात करनी है तो वो आपके घर आ सकते हैं, आप उनके घर जाके बात कर सकते हैं अगर आस पड़ोस में ही है, या बाहर किसी पार्क वगैरह में मिलके आप उनसे बात कर सकते हैं, अपने भाई बहन को भी ले जा सकते हैं, वहां बैठ के बातें कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। इससे 3-4 बातें हो जाती हैं, आपका ब्रेन रिफ्रेश हो जाता है। हमारे ब्रेन को रिफ्रेश होने के लिए टाइम पीरियड चाहिए। आपको तरोताजगी महसूस होती है। बात करने से आपका मन थोड़ा धीरे-धीरे हल्का होने लग जाता है। चाहे आप बात कोई सी भी कर रहे हो, ये भी बात कर रहे हो कि आज मोदी जी ने क्या बोला, कोई भी बात कर रहे हो, और धीरे-धीरे बात करने से आपका मन हल्का होता है। सामने वाला जो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास लगाए बैठा है, उसका भी मन हल्का। चलो हमारा बेटा, हमारी बेटी हमारे पास आके बैठे तो सही, थोड़ी देर ही सही, पर उन्होंने समय तो निकाला। तो टॉक टू योर पेरेंट्स, आप देखना पॉजिटिव रहेंगे। ये जो एलिमेंट्स मैं बता रहा हूँ ना, आप 3-4 दिन करके देख लो, आपको खुद फील हो जाएगा कि हाँ सर, आपने बिल्कुल सही कहा, हम पॉजिटिव फील। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। हाउ टू मेक टाइम टेबल। सर टाइम टेबल कैसे बनाए, ये बता दीजिए बस हमें जल्दी से। टाइम टेबल कैसे बनाए? हाउ टू मेक टाइम टेबल, टाइम टेबल कैसे बनाए? तो ध्यान दीजिए बच्चे, टाइम टेबल कैसे बनाए, क्वेश्चन हर एक के जहन में चल रहा हो, और मेरा जवाब यही होगा, इग्नोर टू मेक टाइम टेबल। इग्नोर करिए, आप लोगों ने टाइम टेबल नहीं बना। क्यों सर? क्योंकि बच्चे इतिहास गवाह है, हमने जब जब टाइम टेबल बनाया है ना, जब भी हम लोगों ने टाइम टेबल बनाया, वो ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 दिन फॉलो, उसके बाद वो टाइम टेबल बस टाइम टेबल तो रहा, पर वो फॉलो नहीं हुआ। तो कभी भी आप लोगों ने टाइम टेबल नहीं बनाना, उसको इग्नोर करिए। ठीक है, आप लोगों का जो टास्क है मैंने अभी बताया, 9 से 10 घंटे पढ़ने का, बस आप उसको फॉलो करिए। जब भी आपको समय मिलता है आप उस समय पर पढ़ने बैठ जाइए। जो भी आपका बेस्ट टाइम है पढ़ाई करने का, उस समय पर बैठ जाइए। पर टाइम टेबल मत बनाइए बच्चों की तरह कि सुबह 6 बजे वेकअप, ठीक है, 7 बजे ब्रेकफास्ट, कहीं करते हैं ना, 8 बजे स्टडी, फिर 1 बजे लंच, फिर 2 बजे निन्नी टाइम। ये सब बच्चे आप लोगों का है ना, 2 से 3 दिन फॉलो होता है। रीजन पता है क्या है? इनमें से कोई भी एक टास्क आपका मिस होता रहता है, और मिस होता रहता है, आप लोग डरते रहते हैं, नेगेटिविटी आती रहती है, और आप लोग अपने गोल को, अपने टारगेट को ही भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं आप सब। तो कभी ऐसी गलती मत करिए कि आप लोगों को टाइम टेबल बनाना है, कभी ऐसा मत करिए, इग्नोर करिए टाइम टेबल को। आपको 9 से 10 घंटे पढ़ना है, आप कंटिन्यू अगर 3 घंटे बैठ के पढ़ सकते हैं, तो 3 घंटे आप एक टाइम पर पढ़ लीजिए। ठीक है, 3 घंटे एक टाइम पर पढ़ लीजिए, 3 घंटे एक टाइम पर पढ़ लीजिए, खत्म, आपका टारगेट अचीव हो गया। आपको डर भी नहीं लगेगा, पॉजिटिव रहेगा, आपने समय भी निकाल लिया बाकी एक्टिविटीज के लिए। आप लोग सो भी गए आराम से, आपने 6-7 घंटे अपने ब्रेन को रेस्ट दिया। 6-7 घंटे आप सोइए रेगुलर बेसिस पे, इससे ज्यादा नहीं। आपके ब्रेन को अच्छे से रेस्ट की नीड होती है, वो मैक्सिमम 6 से 7। जिस दिन 6 घंटे सो जाते हैं तो उस दिन ये मत सोचिए आज मैं कम सोया, अपने ब्रेन को ये मत बताइए, वो आपसे ज्यादा आलसी हो जाएगा। 6 से 7 घंटे आपका ब्रेन रिफ्रेश हो जाता है, उसको उतना ही समय दीजिए। हम ब्रेन और बॉडी को रेस्ट देते हैं, क्योंकि बॉडी की जितनी भी नर्व्स हैं, जितना भी सिस्टम है, वो सारा ब्रेन से कनेक्टेड है। तो हम लोग ब्रेन को रेस्ट दे रहे हैं, इट मीन्स हम इनडायरेक्टली अपनी पूरी बॉडी को रेस्ट दे रहे हैं। तो 6 से 7 घंटे सोने का समय मिल जाता है। आप इन 3 पहलू में, आप इन 3 डिविडेशन में अपने कार्य कर सकते हैं। अपना जो आपकी स्टडी है, जो भी आपने टारगेट कर रखा है, उसको फॉलो कर सकते हैं। एक्स्ट्रा एक्टिविटीज है, आपको थोड़ी देर
सोशल नेटवर्किंग साइट्स भी यूज करनी है, यू कैन। थोड़ी देर फ्रेंड सर्कल के साथ बाहर पार्क वगैरह में जाना है, अपने सिबलिंग से बात करना है, थोड़ा खेलना है, यू कैन। पर अपने टारगेट को अचीव करिए, ठीक है। ज्यादा मत खेलिए, ज्यादा फिजिकल एक्सरसाइज मत करिए। ज्यादा बॉडी को दुखी करोगे, बॉडी आपको ब्रेन तक पहुंचाएगा कि भाई मैं थका हुआ हूं, ब्रेन कहेगा मेरे को रेस्ट चाहिए और आप सो जाए। जब तक आप अपने सपने को पूरा कर रहे हैं तो अपना सपना एक ही रखिए, ये नहीं कि मुझे क्रिकेट भी खेलना है, मुझे बैडमिंटन भी खेलना है, मुझे पढ़ाई भी करनी है, सरकारी नौकरी भी चाहिए, मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है। इतनी सारी चीजों को लेकर चलोगे, कुछ हाथ नहीं लगेगा। एक टारगेट है आपका गवर्नमेंट जॉब, पहले उसको अचीव। बाकी सपने हैं पूरे करो, अभी तो लाइफ पड़ी है। एक साल में लाइफ तो नहीं आप लोगों की बीत जाएगी ना। तो ज्यादा फिजिकल एक्सरसाइज एकदम से मत करिए। मेडिटेशन कर सकते हैं। मेडिटेशन मतलब सुबह उठ के आप अपनी आईज बंद करिए, बॉडी को स्ट्रेट रखिए, हाथ अपने पैरों के ऊपर रखिए, फोन के 2-3 जाप करने के बाद आप थोड़ी देर ऐसे रिलैक्स होके बैठे रहिए। आप 1-2 योगा कर सकते हैं जिसमें ज्यादा फिजिकल एक्सरसाइज ना हो। आपकी बॉडी को दर्द होगा तो आपका ब्रेन भी समझ लो पेनफुल रहेगा, ठीक है। अगर आपको कोई चीजें खेलनी है तो आप 15-20 मिनट खेल सकते हैं। ज्यादा खेलेंगे फिर वही वाली बातें हो जाएगी। 6 से 7 घंटे सोइए। पेरेंट्स के साथ आपको थोड़ा सा बैठना है, 15-20 मिनट ही बैठिए पर डेली बैठ, ठीक है। अपने दोस्तों से बातें करिए, फोन कम यूज करिए, मतलब फोन के दौरान जो कॉलिंग वाली बातें होती हैं वो कम करिए, क्योंकि ऐसी रेज होती हैं जो हमारे ब्रेन में स्ट्राइक करती हैं, वो हमारे ब्रेन को लेजी बनाती है। तो इसलिए फोन पे थोड़ा कम बातें करें। अगर आपको किसी को मैसेज ड्रॉप करना है आप मैसेज कर दीजिए। चैटिंग वगैरह कम करिए, क्योंकि चैटिंग से क्या होता है, आपके ब्रेन को एक एंटरटेनमेंट की आदत लग जाती है, और वो एंटरटेनमेंट ऐसा हो जाता है कि पढ़ाई के दौरान भी आपको बीच बीच में सताता रहता है। 1.5 घंटे आपने पढ़ी, आपको लगा 5 मिनट रिलैक्स करते हैं, पानी वानी पी रहे हो, चाय वाय पी रहे हो, उसी दौरान आपने फोन भी चेक कर। ये आदत आपको पढ़ने नहीं दी। चैटिंग वगैरह नहीं, किसी को मैसेज ड्रॉप करना है मैसेज कर दीजिए, दैट्स। किसी को लगता है मुझे फोन पे बात करनी है, 5-7 मिनट की बात है, बात करिए, दैट्स। कोई आपके घर आके बात कर रहा है, उसके साथ 15-20 मिनट बात करिए, कोई इशू नहीं है। पार्क जाके बात करिए, थोड़ा सा एक इन्वायरमेंट चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने टाइम टेबल को इग्नोर रखिए और आप लोग अपने टारगेट को डेली बेसिस पे अचीव करें। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी आवर्स टू स्टडी। कितने आवर्स हमें स्टडी करना चाहिए, ये तो मैं आपको डेली बताता ही चल रहा हूँ। मिनिमम 9 है और मैक्सिमम 11 घंटे, अपनी कैपेसिटी के ऊपर। स्टार्टिंग में 9 घंटे को पिक करिए, धीरे धीरे आपको लगे 2 महीने आपने 9 घंटे पिक करा, 2 महीने के बाद आप अपनी आदत बदलना चाहते हैं, 10 घंटे कर सकते हैं। फिर स्टार्टिंग के 4-5 महीने आपने कर लिया तो उसके बाद आपको लगता है आप आधा 1 घंटा और समय निकाल, तो आप निकाल। ये मैंने आप लोगों को बताया है, ठीक है। ये तो पूरा मैंने आपको स्ट्रेटेजी में बता दिया था ना, कैसे आप मिनिमम 9 और मैक्सिमम 11 घंटे तक आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हाउ टू फोकस ऑन स्टडी। हम अपने फोकस कैसे कर सकते हैं स्टडी पर। फोन का यूज कम से कम करें। सबसे बड़ा दुश्मन आप लोगों की लाइफ में, मतलब लाइफ इन द सेंस कि इस मतलब टाइम पीरियड में जब आप स्टडी कर रहे हो, जब आप अपने टारगेट अपने गोल को अचीव कर रहे हो, तो आपकी लाइफ के दो ही सबसे बड़े दुश्मन है, एक तो फोन और एक रिलेटिव्स। अपने से दूर रखिए इन लोगों को, फोन को भी। लाइव क्लास ले रहे हैं तो फोन का यूज कर सकते हैं। अगर आप कोई मॉक वगैरह या स्टडी मटेरियल को ओपन करके बैठे हैं तो फोन का यूज करें। बाकी टाइम पे आप अपने फोन को स्विच ऑफ रखिए, स्विच ऑफ रखिए बाकी टाइम। कोई बिजनेस नहीं चल रहा आप लोगों का कि आपका फोन स्विच ऑफ आएगा तो शेयर मार्केट इधर की उधर हो जाए। अगर आप लोग कुछ और अदर काम कर रहे हैं, आपके फोन में कुछ स्टडी मटेरियल के फोटोज हैं या पीडीएफ्स हैं, आपको फोन स्विच ऑफ नहीं करना। आप अपने फोन को फ्लाइट मोड पे रख सकते हैं, ठीक है। तो फोन से थोड़ा सा दूर रखिए। और एक इनसे, ये एक ऐसे प्राणी होते हैं जो होते सबके पास हैं पर दुख देते हैं, ठीक है। क्योंकि इनको अपने घर से कोई इंटरेस्ट नहीं होता जितना दूसरों के घरों में, तो इन लोगों से दूर रहिए, ठीक है।
जब एक बार सक्सेस मिल जाए तो उनके साथ जितनी भी जादू की झप्पियां पानी है वो पा लेना, और फिलहाल आप लोग अपना दूर रहिएगा। ठीक है। अच्छा, एक और तरीका होता है आप लोगों का, सबसे बेस्ट तरीका कि फोकस करने का, आप टाइम टू टाइम अपने सब्जेक्ट को स्विच करते रहिए। टाइम टू टाइम मतलब सर, अपने सब्जेक्ट को स्विच करते रहें। जैसे कि, जैसे मान लीजिए आपने 3 घंटे कंटिन्यू पढ़ाई करने के लिए बैठे, मैंने रीजनिंग उठाई, मतलब मैंने सोचा कि मैं ये 3 घंटे अब पढ़ाई करूंगा। ठीक है, मैंने अपना रूम अंदर से बंद करा और मैं पढ़ाई करने बैठ गया। तो मैंने रीजनिंग उठाया, 1 घंटे के बाद मुझे लगा मेरा फोकस स्टडी से हट रहा है, कुछ चल रहा है दिमाग, उसी समय रीजनिंग को स्विच करो, क्वांट पे आ, सब्जेक्ट स्विच करना सीखो। आप अपने ब्रेन को दूसरी जगह डेडिकेट कर दो, आपका ब्रेन नहीं सोचेगा एक्स्ट्रा। फिर आपने थोड़ी देर पढ़ा, आपको लगता है कि अब फिर ब्रेन इधर उधर जा रहा है या क्वांट से, एक्चुअली ब्रेन इधर उधर कब जाता है, जब हम उस चीज से थक जाते हैं, तब हमारा ब्रेन कहीं और जाता है कि चल यार इसको कुछ और दिखाते। आप रीजनिंग से थक गए हो करते करते, तो स्विच कर दीजिए अपना सब। आपका टारगेट 3 घंटे है ना कंटिन्यू पढ़ने का, सब्जेक्ट स्विच करते रहिए, आपका ब्रेन कहीं नहीं जाएगा, यहीं रहे। क्वांट से थक गए हो, इंग्लिश पे स्विच हो जाएगी। स्टार्टिंग में यही 3 सब्जेक्ट्स मैंने आप लोगों को बताए हैं। ठीक है। और ये टाइम टू टाइम सब्जेक्ट जो स्विच करने का आपको जरूरत पड़ती है, वो लॉन्ग टाइम पीरियड जब आप स्टडी के लिए बैठते हैं, लेट नाइट अर्ली मॉर्निंग, इस टाइम पे सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। किसी भी सब्जेक्ट को कंटिन्यू लेके मत बैठिए, जैसे काफी बच्चे गलतियां करते भी है। 5 घंटे अब मैं क्वांट ही क्वांट करूंगा और कुछ करना ही नहीं है, कर ही नहीं पाओगे भाई, नहीं कर पाओ। 1.5 घंटे बाद ही आपका ब्रेन आपको पता नहीं किस वादियों में ले जाएगा। आप बैठे बैठे सोच रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, बस आपका ब्रेन कहीं और ही घूम रहा है। फिर एकदम से ध्यान हटता है और सिर्फ देखता है अरे क्वांट, फिर लग जाते हैं। फिर 10 मिनट बाद वादियों में पहुंचे हो। फोकस ऑन स्टडी यही तो नहीं हो पा रहा, सब्जेक्ट को स्विच करना सीख। ठीक है, इन दोनों प्राणियों से दूर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। हाउ टू कंप्लीट सिलेबस। भाई सिलेबस कैसे कंप्लीट करें, सिलेबस कैसे कंप्लीट करें सर, हमने पूरा सिलेबस देख रखा है। आपने कहा था ना सिलेबस देखो, हमने पूरा सिलेबस देख लिया है। अब हम इस सिलेबस को कैसे कंप्लीट करें, अपने एजुकेटर को, अपने टीचर को पहचानो और डेली बेसिस पे उनको फॉलो करना स्टार्ट करें। एजुकेटर को फॉलो करने से मतलब है उनकी लाइव क्लासेस प्रॉपर तरीके से देखिए। किसी दिन किसी कारणवश अगर कोई लाइव क्लास आपकी मिस हो जाती है, आपके टीचर से मिस हो जाती है, इमरजेंसी कहीं पर भी हो सकती है, जब भी समय मिले तो रिकॉर्डिंग्स में कवर अप करो। मतलब डेली बेसिस पे आपने इन चीजों को फॉलो कर। ठीक है। अपने सिलेबस को हमेशा निहारते रहो, अपने सिलेबस को हमेशा देखते रहिए क्या चल रहा है। एजुकेटर जो पढ़ा रहे हैं वो सिलेबस में है आपके। ठीक है, और जो जो सिलेबस होता रहे, जो जो टॉपिक होता रहे, उसको टिक करते रहिए। अपने एजुकेटर को डेली बेसिस पे फॉलो करते रहिए और अपने सिलेबस को डेली निहारते रहिए। ठीक है, आपका सिलेबस कंप्लीट होना स्टार्ट हो जाए। सिलेबस कंप्लीट कैसे करें, सभी बच्चों को यही डाउट है, टीचर को फॉलो नहीं कर रहे। सर 1 महीने हमारे घर में ये दिक्कत आ गई, ये हो गया, वो हो गया, XYZ इमरजेंसी रीजन है, कोई अनदर इशू हो गया। सर 1 महीने हम पढ़ाई से टच नहीं, 10 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, कोई दिक्कत नहीं, बच्चे घबरा क्यों रहे, लाइव क्लासेस ही तो मिस हुई है, रिकॉर्डिंग्स तो अवेलेबल है, अब पढ़ाई करना फिर स्टार्ट कर दो। सर मेरे 30 दिन मिस हो गए, मेरे 20 दिन मिस हो गए, अब तो मैं 2 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ूंगा, 3 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ूंगा, अब मैं कवर अप कर लूंगा 10 दिन। दुनिया नहीं कवर कर पाई, आप किस खेत की मूली हैं। कवर करने जाओगे तो पता लगे कुछ और ही चद्दर वद्दर कवर करके सोए पड़े हो, कुछ और ही कवर हो रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है। 2 दिन आपके मिस हो गए हैं, कोई इशू नहीं है। आपका सिलेक्शन 1.25 महीने बाद होना था, अब 1.5 महीने बाद, 1.25 साल बाद होना था, अब 1.5 साल बाद हो जाएगा, कोई इशू नहीं। पढ़ाई उसी के अकॉर्डिंग करिए जिस अकॉर्डिंग आप लोग पढ़ते थे। पर उस दौरान आप लाइव क्लास देखकर पढ़ रहे थे, अब आप रिकॉर्डिंग देखकर पढ़ रहे हैं, सिलेबस तो आपका कंप्लीट हो ही रहा है ना। जो डाउट आता है अपने टीचर से डाउट्स क्लियर करते रहिए।
सिलेबस कंप्लीट करने का तरीका, अपने टीचर को फॉलो करिए, जिन टीचर से आप पढ़ रहे हैं, और सिलेबस को डेली निहारते रहिए, या जो जो हो रहा है उसको टिक कर। ठीक है, चलिए, हाउ टू हैव पेशेंस। सर पेशेंस कैसे रखें? काफी बच्चे कहते हैं सर आपके अंदर बहुत पेशेंस है। एक बात बताओ, जिस बच्चे के पास एजुकेशन है ना, जिस बच्चे के पास एजुकेशन है उसके पास पेशेंस है। लिटरेट और इलिटरेट में यही तो डिफरेंस है। लिटरेट पर्सन के पास ज्यादा पेशेंस होता है इलिटरेट वाले। आपके पास एजुकेशन है, आप पढ़े लिखे हैं, आपके पास पेशेंस होना चाहिए। अपने गुस्से पर काबू रखिए। तो आप ये बार बार ही गुस्सा करते रहते हैं, इस पे काबू रखिए। ये गुस्सा अगर आप लोग काबू नहीं रख पाए तो पेशेंस आपके पास दूर दूर तक नहीं है। गुस्से पे काबू रखिए। कभी भी गुस्सा आता है उस समय के लिए आप लोग अपने आप को 10-15 मिनट बिल्कुल साइलेंट मोड पे डाल दीजिए, उस जगह से चले जाइए, रूम में बंद कर लीजिए 10-15 मिनट, कहीं बाहर चले जाइए, पार्क, कहीं बाहर बैठ जाइए, 10-15 मिनट अपने आप को अलग कर लीजिए उस पर्टिकुलर टास्क के साथ, जब आपको लग रहा है आपको गुस्सा आ रहा है। पेशेंस का बेस्ट एग्जाम्पल। ठीक है, आप लोग डेली अगर अपनी पढ़ाई को, अपनी स्टडी को कवर कर रहे हैं, आपके पास पेशेंस। हमें गुस्सा कब आता है, चिड़चिड़ाहट कब होती है, जब हम किसी चीज को पाना चाहते हैं और इस चीज को पा नहीं पा, अपनी नेगेटिविटी, अपनी कमियां, अपना लेजीपन, हम अपना आपा खो देते हैं, पेशेंस नहीं रहता। तो अपना डेली स्टडी करते रहिए, अपने टारगेट को निहारते रहिए, अपने डेली गोल सेट रहिए, आपके पास पेशेंस रहे। लास्ट एलिमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट, डोंट थिंक ओवर। क्या लिख दिया? डोंट थिंक ओवर। ठीक है, ज्यादा मत सोचिए। आज पहली बार मैंने इरेजर यूज करा है, आप लोगों ने देखा यूट्यूब सेशंस में। अनअकैडमी क्लासेस में तो बहुत ज्यादा यूज कर लेते हैं, क्योंकि वहां पे बहुत बढ़िया तरीके से लिखता हूँ ना मैं, एकदम डॉक्टर वाली राइटिंग है। इरेजर बहुत कम यूज करता हूँ। इसके पीछे भी एक लॉजिक है, जो मैंने सोचा था आज से 5 साल पहले। अभी तो मेरी भी लाइफ चलने वाली है, अभी मजा आने वाला है। तो डोंट थिंक ओवर बच्चे, ज्यादा मत सोचिए। ज्यादा सोचोगे ये पेशेंस आपसे दूर रहेगा, आपके पास नहीं आए। अगर आप चाहते हैं पेशेंस आपको जादू की झप्पी दे, तो एजुकेटेड रहिए, अपने गुस्से पर काबू रखिए, डेली अपने टारगेट को अचीव करते रहिए, और ज्यादा मत सोचिए। जब भी आपको लगे आपको सोचने जा रहे हैं, अपने टास्क को चेंज कर दीजिए, अपने सब्जेक्ट को स्विच कर दीजिए, कुछ और करने लगे। ठीक है, सबसे ज्यादा पेशेंस आप ऐसे रख सकते। इरेजर में क्यों यूज नहीं करता? एक एजुकेटेड पर्सन का एक ही वेपन होता है, वो है मार्कर, मतलब पेन। ठीक है, जैसे सबके अपने अपने औजार होते हैं ना, डॉक्टर्स का भी औजार होते हैं, इंजीनियर्स के औजार होते हैं, ठीक है, एरोनॉटिकल के औजार होते हैं, आर्मीज के औजार होते हैं। ऐसे ही हम एजुकेटेड पर्सन्स के भी औजार होता है। क्या? पेन। जो चीज आपने लिख दी ना उस पेन से, मतलब जो काम आपने कर दिया, एक कुम्हार अपने हथौड़े से जिस लकड़ी को एक बार कर देता है ना, तो उसके लिए वो काम है, उसके लिए भगवान। जो मैंने एक बार लिख दिया वो चीज मेरे लिए भगवान। क्यों इरेज कर? कुछ गलत लिख रहा है या मेरे अंदर कुछ गलत है, मैं उसको इरेज करूंगा। मैंने जो लिख दिया मैं उसको कभी इरेज नहीं। मैंने जो लिखा है वो मेरे लिए भगवान। ये मेरा सोचना। तो इरेज करो अपने अंदर से अपनी कमियों को, अपने लेजीपन को, ठीक है, अपनी नेगेटिविटी को, और बाकी जो चीजें आप करते जा रहे हैं उसको लाइफ से कभी इरेज। ठीक है, आगे चलते हैं। बस अब सेशन खत्म करेंगे अपनी लाइफ के साथ, बस ये लास्ट है। हाउ टू इग्नोर नेगेटिविटी। नेगेटिविटी को कैसे इग्नोर करें? जब भी आपके अंदर नेगेटिविटी आए ना बच्चे, अपने से नीचे लोगों को देखना स्टार्ट। व्हाट यू हैव, व्हाट दे हैव।
आपके पास पढ़ने के लिए स्टडी मटेरियल है? आपके पास ऑनलाइन क्लासेस के लिए मोबाइल फ़ोन है? आप लोगों के पास एजुकेटर्स हैं? आप लोगों के पास फैमिली है? आप लोगों के पास फैमिली का मतलब समझते हैं? आप लोगों के पास सपोर्ट है। आपके पास आपकी फैमिली के पास पैसा है, घर है, आपको पहनने के लिए कपड़े दे रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी है। अपने से नीचे को देखो, ना उनके पास पढ़ने के लिए कुछ है, वो पढ़ना है। उनके पास मोबाइल्स नहीं है, उनको चाहे एंटरटेनमेंट करना हो, ना उनके पास ऑनलाइन क्लासेस नहीं है, फैमिली का सपोर्ट नहीं, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, घर नहीं है, पहनने के कपड़े नहीं है। अपने से नीचे को देखो, दिमाग के अंदर जो भी नेगेटिविटी होगी, पॉजिटिविटी में, ये नेगेटिविटी इसमें बदल। हमेशा अपने आप को कंपेयर करिए अपने से नीचे वाले, ये नहीं कि मैं अपने आप को अंबानी से कंपेयर करूं तो मैं तो दुखी रहूंगा। भाई उनकी पुश्तैनी मेहनत, सालों की मेहनत, मैं 1 साल में 2 साल में क्या कवर कर लूंगा? कभी नहीं। अपने से नीचों को देखो, नेगेटिविटी आप लोगों की हमेशा दूर रहेगी। कुछ बच्चे कहते हैं सर हमारी फाइनेंशियल कंडीशन पुअर। क्या होती है बच्चे फाइनेंशियल कंडीशन? कभी देखना हो ना, तो रात को जब आप 10 बजे सो जाते हो तो उस दिन सोना मत, और 12-1 बजे फुटपाथ की तरफ निकल जाना, रोडों पे निकल जाना। क्या फाइनेंशियल कंडीशन पुअर होती है उस दिन आपको पता। आज आप घर के अंदर बैठे हैं, आज आपके तन पे कपड़े हैं, खाने के लिए खाना है, फैमिली का सपोर्ट है। कितनी आसानी से लिख देते हो सर फाइनेंशियल कंडीशन। एक्चुअली क्या है ना, हम डिमांडिंग है, हम लालची हैं। जो है हमें उससे ज्यादा चाहिए। हमारे पास नेगेटिविटी नहीं है, पर हमारे दिमाग में हम नेगेटिविटी डाल देते हैं। हमारे पास ये नहीं है। जितना है बच्चे उसमें रहो, नहीं तो एक बारी चक्कर लगा के आओ रात में, आपको दिखेगा लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं, सड़क पे लेटे हैं, नंगे लेटे हैं, पहनने के लिए कपड़े नहीं। ठीक है, जिस एसी कूलर और पंखे में आप लोग आराम से सो जाते हैं ना घर पे, के पास बस एक नेचुरल हवा चल रही, वो भी कभी चलती है कभी। तो कभी भी अपने अंदर नेगेटिविटी लाने से पहले अपने से नीचों को एक बारी देख लीजिए। ठीक है, आपके अंदर जितनी भी नेगेटिविटी भरी है ना, वो सब एक प्यारी सी स्माइल में बदल जाएगी पॉजिटिव। डोंट कंपेयर योर सेल्फ अबव। कभी अपने आप को अपने से ऊपर वालों से कम, कभी भी नहीं। आपको वैसा बनना है ना, तो मेहनत करके दी, चेहरे पे स्माइल रहनी चाहिए, और एक मेहनत करने का एक हुनर आपके अंदर, एक शिद्दत वाली मेहनत करने का हुनर आपके अंदर। फिर दिखाओ ना सामने वाले जैसा बन। नेगेटिविटी को दूर करना है, अपने से नीचे वालों को देख लो, आपकी वो नेगेटिविटी। चलिए, होपफुली ये मोटिवेशनल स्पीच आप लोगों के लिए बहुत अच्छा काम कर रही होगी। और अब मैं आप लोगों को अपनी लाइफ के बारे में भी बताऊंगा कि मेरी लाइफ जर्नी कैसी रही थी। मैं 5-7 मिनट और लूंगा आप लोगों को। ठीक है, अगर ये वीडियो अभी तक अच्छी चल रही है और आप लोगों को मजा आ रहा है, तो प्लीज एक बार जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, अगर मजा आ रहा है। शेयर करने के लिए क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जो मोटिवेट मैंने आपको दिया है, जो मोटिवेशन आपको मिला है, आप भी दूसरों तक पहुंचाओ ना यार। एक अजब सी खुशी आपको मिली जब सामने वाला दोस्त आपको कहेगा यार वीडियो देख के मजा आ गया, थैंक यू सो मच, अच्छा करा आपने शेयर करा। तो जो फीलिंग आती है ना, वो क्या है, पॉजिटिविटी। कुछ अच्छा करने के बाद जो फीलिंग आती है, गरीब को खाना खिलाते हैं ना, एक फीलिंग आती है बढ़िया वाली, पॉजिटिव है। एक बच्चा दुखी बैठा हुआ था, आपके ग्रुप में है, आपका फ्रेंड है, उसको आपने एक ऐसी वीडियो भेज दी जिससे वो मोटिवेट हो गया, उसका कहा गया थैंक यू, वो ऊपर ऊपर नहीं है, वो उसको आपने, उसने आपको दिल से थैंक यू, थैंक यू यार कि मेरे को आज मोटिवेट।
किसी के लिए कुछ अच्छा करिए। जैसे मैंने आप लोगों के लिए अच्छा करा, आप लोगों के ग्रुप में HG 100 में आप लोगों के लिए मोटिवेशन सेशन लेकर, ठीक है? तो चलिए एक अपनी लाइफ के बारे में मैं थोड़ा-सा आप लोगों को बता देता हूँ कि मेरा लाइफ जर्नी कैसा था। 2011 में पास आउट हूँ। मैं एक बीटेक होल्डर हूँ। मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से बीटेक करी। मैं भी बीटेक होल्डर, ठीक है। 2010 में एक गंदा सा रिसेशन आया था जिससे काफ़ी मार्केट्स हिल गई थी। काफ़ी कंपनीज़ में, ऑर्गेनाइज़ेशन में काफ़ी फ़र्क पड़ा था, ठीक है। तो 2011 में पास आउट होने के बाद काफ़ी अपॉर्च्युनिटीज़ तो थी नहीं। कुछ अपॉर्च्युनिटीज़ थी तो वहाँ पे टॉपर्स चले गए क्योंकि मैं टॉपर नहीं था। मैं अपने आप को कहूँ टॉपर था नहीं। मेरे 72% मार्क्स आए थे। सारे 8 सेमेस्टर होते हैं। आठों सेमेस्टर में एग्रीगेट मेरा 72। पर जो टॉपर्स थे 90% प्लस वाले, उनको अच्छी-अच्छी कंपनीज़ ने उठा लिया था। छोटी कंपनीज़ अभी भी अपना दुखड़ा रो रही थी 2010 को लेकर। 2011 में खाली बैठा रहा मैं, सितंबर में पास आउट हो गया। 2012 खाली बैठा रहा, 2013 खाली बैठा। जब ये साल मैं खाली बैठा रहा, काफ़ी इंटरव्यूज़ दिए, काफ़ी फेल हुआ, कुछ एक आधे राउंड क्लियर हुए तो लास्ट राउंड रह गया। रीज़न इंग्लिश। इंटरव्यूज़ इंग्लिश में हो रहे हैं और मेरी इंग्लिश ओहो! सुभान अल्लाह! तो भई नहीं समझ आया मैं उन्हें। उनको नॉलेज के साथ-साथ इंग्लिश भी चाहिए थी, नॉलेज तो थी पर इंग्लिश नहीं थी। उस टाइम पर मेरे पास एक आशा की किरण क्या आई, मेरे डैडी मेरे पास आए। उन्होंने देखा यार ये बच्चा 3 साल हो गए घर पे खाली बैठा है। इस टाइम पे इसको काम करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। इंजीनियर है, ठीक है? इसको अपनी टेक्निकल फील्ड में जाना चाहिए, नहीं मिल पाई इसको। उन्होंने मुझे बताया कि भाई तू गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करके देख एक बार, शायद कुछ हासिल हो जाए। मैंने कहा डैडी मेरे को गवर्नमेंट एग्ज़ाम का कुछ पता ही नहीं कि किस डिपार्टमेंट में कौन से ऑफिसर्स लेवल की पोस्ट होती हैं, कौन से डिपार्टमेंट गवर्नमेंट है, कौन से प्राइवेट है, मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। मेरे को ऊपर-ऊपर उतनी नॉलेज थी जितने न्यूज़पेपर से मिल जाती है। मुझे ज़्यादा डेप्थ में नॉलेज नहीं, क्योंकि हम लोग न्यूज़पेपर कैसे पढ़ते थे, बस मेन-मेन हेडिंग पढ़ ली, पेज पढ़ लिया। मेन-मेन हेडिंग हम लोग डेप्थ में नहीं पढ़ते थे, जैसे कि डेप्थ नॉलेज। तो मेरे को गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की इतनी अच्छे से नॉलेज थी नहीं, मैं कहा चलो देखते हैं एक बारी ट्राई करते हैं। तो मैंने सबसे पहले गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए मैंने सेमिनार्स अटेंड करने स्टार्ट कर, लोगों को सुनना स्टार्ट करा। उन्होंने मुझे सिलेबस के बारे में बताया, लेवल्स के बारे में बताया, अलग-अलग डिपार्टमेंट्स, ऑर्गनाइज़ेशंस के बारे में बताया। फिर मैंने इन सारी बातों को सुन के अपनी औकात को टटोला, मैं किस सेक्टर में जा सकता हूँ। क्योंकि काफ़ी बच्चे क्या है उनके पेरेंट्स अगर उनको गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स का नाम ले दें तो बस उनका टारगेट एक ही होता है। ऐसा ही होता है ना? मैंने अपनी औकात को टटोला। तो मेरी औकात में 2 एग्ज़ाम आए, एसएससी और बैंकिंग। मुझे 2 नाव में सवार नहीं होना था क्योंकि मैंने काफ़ी सेमिनार्स अटेंड करे थे। सब यही बोलते थे कि 2 नाव में कभी सवार मत हो। तो मैंने इन एसएससी और बैंकिंग को भी ओपन करके देखा, इनका सिलेबस देखा, इनके सब्जेक्ट्स देखे, तो मुझे पता लगा कि बैंकिंग का लेवल टफ है, पर इसमें सब्जेक्ट्स एंड टॉपिक्स कम है। इसका लेवल ईज़ी है, पर इसमें सब्जेक्ट्स एंड टॉपिक ज़्यादा है और इसमें जीएस भी है। इसमें जीएस भी है, जीए भी है, जनरल अवेयरनेस, जीके, जनरल नॉलेज, जनरल साइंस। मैंने कहा यार इसमें सब है और ये सब्जेक्ट मेरे वीक है, तो क्यों ना मैं बैंकिंग में चला जाऊँ। अब बैंकिंग में क्या है, लेवल हाई रहता है और इसमें इंग्लिश आती है। मैंने कहा यार इसमें तो ये भी दिक्कत है, कि कुछ तो करना पड़ेगा ना, कुछ तो करना पड़ेगा। तब तक आप अपनी कमियों को लेकर बैठे रहोगे एक बंद कमरे में। मैंने स्टार्ट करा बैंक। उस टाइम ऑनलाइन क्लासेस की फैसिलिटीज नहीं थी, तो मैंने ऑफलाइन क्लास से स्टार्ट करा। कोचिंग की तो नीड थी, बिना कोचिंग के तो हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए हमें शॉर्ट ट्रिक्स चाहिए होती है, सिलेबस कंप्लीट चाहिए होता है, फॉर्मूलेस चाहिए होते हैं, स्ट्रेटेजी चाहिए होती है। वो एक
कोचिंग से ही आती है। तो उस दौरान मेरे पास ऑफलाइन था, जो टीचर एक बार क्लास में आके पढ़ा गया, तो मुझे उन्हीं से पढ़ना है। अब चाहे मुझे उनसे समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, पर मेरी मजबूरी थी मुझे उन्हीं से पढ़ना। पर ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों के साथ क्या है, हर सब्जेक्ट के 5-5, 6-6 एजुकेटर है, जिससे आपको पढ़ना है पढ़ो। आपको पास फैसिलिटी, मेरे पास उस टाइम ऑप्शंस नहीं थे। पर टच वुड मेरे पास एक चीज बहुत अच्छी थी कि मेरे को टीचर्स बहुत अच्छे मिले, मतलब 1% ऐसा फील नहीं हुआ कि इस टीचर से मुझे समझ नहीं। इंग्लिश के टीचर भी बहुत अच्छे। ऐसा नहीं कि उन्होंने कोई मुझे गुरु मंत्र दे दिया, ले बेटा इस जाप को डेली सुबह दोपहर शाम जपता रहे, तेरे को इंग्लिश आ जाएगी, ऐसा नहीं कहा। उन्होंने मुझे इंग्लिश का बेसिक बताया, उस बेसिक को डेली मुझे करने के लिए कहा, डेली न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए कहा, डेली छोटी-छोटी इंग्लिश की सबटाइटल मूवीज़ देखने के लिए कही, आधा घंटा मैक्सिमम। मुझे द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए कहा गया। मुझे एक बुक उन्होंने रेफ़र करी जो उनके कोचिंग की ही थी, मैंने उसको भी पढ़ा, मतलब मेहनत भी करी। मैंने अपने टीचर को भी सुना तो मैंने उसके हिसाब से मेहनत भी की। मैंने अपनी कमी को दूर करा, मैंने इंग्लिश क्रैक करी। प्रीलिम्स में भी, मेंस में भी और इंटरव्यू भी मैं इंग्लिश में देकर आया, कॉन्फिडेंट। मेरा पहला एग्ज़ाम था आईबीपीएस क्लर्क, मेरा पहला एग्ज़ाम था आईबीपीएस क्लर्क, दिया बड़े जोश के साथ, प्रीलिम्स क्लियर करा, मेंस में रह गया, एग्ज़ाम फेल। डिमोटिवेट नहीं हुआ। मेरे पास एक प्लस पॉइंट क्या था, मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। एक्सक्यूज, वो एक्सक्यूज नहीं था, वो रियलिटी। जब मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ तो मैं कैसे टॉपर को बीट करता, मैं कैसे मेरिट में आता। मेरा पहला एग्जाम फेल, कोई दिक्कत नहीं। मैंने डबल मेहनत के साथ अगला एग्जाम दिया, एसबीआई पीओ, जो 2 महीने बाद आया। मैंने अपना शेड्यूल देखा क्लासेस का कि 2 महीने में मेरा 90 या 95% कोर्स कंप्लीट। थोड़ा सा जो रह जाएगा वो इंग्लिश का ही रह जाएगा, क्वांट हो जाएगा, रीजनिंग हो जाएगा, कंप्यूटर्स हो जाएगा, मेरा जनरल जीए हो जाएगा, करंट अफेयर हो जाएगा। करंट अफेयर तो डेली चलता रहता। मैंने एसबीआई पीओ दिया और पूरे बैंकिंग सेक्टर में आरआरबी, आईबीपीएस, एसबीआई, इंश्योरेंस सेक्टर सबको कवर करें तो सबसे टफेस्ट एग्जाम एसबीआई पीओ। प्रीलिम्स निकाला, मेंस निकाला, डिस्क्रिप्टिव निकाला, इंटरव्यू निकाला, ज्वाइनिंग ली, एक बढ़िया वाली फीलिंग। मेरे साथ एक चीज बड़ी प्लस थी, मेरे पास फैमिली का सपोर्ट था। उनको मैंने 1 साल मांगा, मुझे 1 साल दे दीजिए, ये कर ले जो आपने कहा है। मुझे मेरे पेरेंट्स ने कहा था, डैडी ने कहा था गवर्नमेंट एग्जाम, मैं कहा 1 साल दे दीजिए, करके देख ले। समय दे दिया। मेहनत से तो पीछे हटा ही नहीं। मेहनत तो इंजीनियरिंग लाइफ में भी करी थी, तो यहाँ भी करनी थी। इंजीनियरिंग लाइफ में मेरे को मार किस चीज की पड़ी, रिसेशन की। पर वो मैंने एक्सक्यूज नहीं माना, क्योंकि आई वॉज नॉट द टॉपर। मैं टॉपर तो था नहीं, टॉपर को तो जॉब मिली पर मुझे ही नहीं मिली ना, तो ये एक्सक्यूज नहीं है। मुझे भी और मेहनत करनी चाहिए। गवर्नमेंट एग्जाम में पहला एग्जाम फेल हुआ, मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, इसको एक्सक्यूज नहीं माना। मुझे और मेहनत करनी है, सिलेबस अच्छे से कंप्लीट करके जाना अगले एग्जाम, और करके भी दिखा। विद इन 1 ईयर मैंने सिलेक्शन लिया, ज्वाइनिंग ली। फिर मेरा भी सपना और दुनिया की तरह ये बन गया। लालची हो गया ना। आफ्टर ऑल आई एम बढ़िया, बढ़िया की सोच तो आगे रहेगी। तो एसबीआई ज्वाइन कर लिया, उसके बाद लगा यार कुछ और भी करते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। आरबीआई निकाला, जॉब भी चल रही है, छुट्टियां ले रहा हूं वहां से, कोई दिक्कत नहीं, और आरबीआई नहीं। फिर एक मेरा सपना था, जब मैं कोचिंग कर रहा था तो कोचिंग में एक बच्चे ने आईबी निकाला था, इंटेलिजेंस ब्यूरो, उसका सिलेक्शन हो गया था।
क्योंकि जिस कोचिंग में मैं था, मेरे नियर बाय थी घर के XYZ, वहाँ पे एसएससी के भी बैचेस चलते थे बैंकिंग। तो एक फ्रेंड था मेरा एसएससी का, बहुत अच्छी नॉलेज थी इसलिए मैंने उसको फ्रेंड भी बनाया। अच्छी नॉलेज थी, मैंने कहा इसके साथ कुछ भी देर बात करूंगा ना तो मेरे को नॉलेज ही मिलेगी। तो वो बताता था यार मेरा आईबी हो गया, ये है वो है, ऐसे हुआ था। मेरा भी मन था, जैसे जैसे वो बताता था कि आईबी दूंगा एक बार, मैं पढ़ बैंकिंग के लिए रहा हूँ पर मेरा मन था एक बार आईबी दूं। मैंने दिया भी। आईबी का एसीआईओ का पेपर होता है वो निकाला भी, पर इंटरव्यू टफेस्ट होता है, उसमें रह गया। इंटरव्यू के लिए पढ़ भी नहीं पाया और फिर वो मेरी फील्ड भी नहीं थी, तो बस वैसे एक शौक के लिए देना था, मन था, हो जाता तो वेल एंड गुड। फिर आरबीआई भी निकाला। फिर मेरी भूख बढ़ गई पीएससी, स्टेट लेवल या यूपीएससी। 2 बार एग्जाम दिए, एक बार पीएससी दिया, 2 बार यूपीएससी दिया, फेल हो गया, कोई इश्यू नहीं है, मुझे पता है ना भाई मैं मेहनत कैसे कर, मुझे अपनी मेहनत पे विश्वास है। अब भाई और बच्चा डेली का 15-16 घंटे पढ़ रहा है यूपीएससी के लिए, मैं समय दे रहा हूँ 4-5 घंटे का, तो मैं क्या निकाल लूंगा क्या एक बार में? मुझे पहले कोर्स कंप्लीट करना, फिर मुझे भी अच्छे से शिद्दत वाली मेहनत करनी पड़ेगी, रिवीजन करना पड़ेगा, मॉक लगाना, तब जाके हो। तो मुझे पता है कि मुझे अपने हिसाब से कैसे मेहनत करनी है, मुझे अपने आप को कितना समय दे। तो ये मेरी लाइफ की जर्नी। इस जर्नी में मैं कहीं पर भी नेगेटिव नहीं हुआ, फैमिली से रेगुलर बात करता था, अपने से जीनियस, अपने से ज्यादा नॉलेज वालों से बातें करता था, पॉजिटिव रहता था, चेहरे पे स्माइल रहती थी, पेशेंस रहता था। कैसे? उसके लिए पूरी वीडियो मैंने आपको दी है, पूरी वीडियो में सारा कुछ आपको बताया। ठीक है, तो आप लोग भी इसी प्रकार मोटिवेट रहिए और इसी प्रकार मुस्कुराते रहिए और अपने टारगेट को हासिल करने के लिए रात दिन लगाते। उसके बाद आप में भी लालच जागेगा तो जागता रहे ना, एक अपॉर्चुनिटी तो हासिल कर लो, चाहे क्लैरिकल में ही जुड़ जाओ, एक अपॉर्चुनिटी हासिल कर लो, गवर्नमेंट का ठप्पा ले लो, उसके बाद कुछ भी करते रहो इन फ्यूचर। जो सपने देखे थे वो सपने पूरे, पर एक बार गवर्नमेंट का ठप्पा। ठीक है, तो चलिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आप कहने की जरूरत नहीं है, ऐसी और आप लोगों के लिए यूजफुल वीडियोस मैं लाता रहूंगा आपके अपने यूट्यूब चैनल HG100। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर लो, जिससे जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपको नोटिफाई। और आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम एप्लीकेशन ओपन करिए, वहां पे लिखकर सर्च करिए हिमांशु गुप्ता बैंक, आपको मेरा ग्रुप दिखेगा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हैं, पीडीएफ्स हैं, मैं इसी ग्रुप में डाल। ठीक है, गॉड ब्लेस यू बच्चे, बाय बाय, टेक केयर।